वेलकम स्टूडेंट्स। एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग विश्व का भूगोल कंप्लीट कर चुके थे। उसके स्थान पर हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, भारत का संविधान और प्रशासन। आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेट, जिसमें हम आज जो कवर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जिसके एमसीक्यू क्लास नंबर 1 रहेगी। ठीक है, तो आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा जिससे आपने पहले जिस प्रकार सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सारा सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। तो ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास और उसका जो प्रशासन था उससे संबंधित पहला क्वेश्चन आपके लिए ये लेकर हम लोग आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास का यह प्रथम कदम आप माना जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या आपके देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके तहत मतलब एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल नया पद का नाम दिया गया। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। इस तरह से कई सारे प्रावधान किए गए, लेकिन इस जो क्वेश्चन हमारा रिलेवेंस है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और जिसकी स्थापना 1774 में की गई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में करेगी। इन डेटों को थोड़ा खास ध्यान आप रखेंगे। और एलिजा इन पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने था। अब दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अब एक कथन और कारण वाले सही क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। बिल्कुल ठीक है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेमेस्टर नहीं थे, एलिजा एमपी थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। अगर इस सेशन के आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर विद आंसर की आपको अपलोड की जाती है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई पहले ही सम्मिलित कर रखा है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण मतलब एक आपका 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया। एक आपका डायरेक्टर जनरल का पद कर दिया गया, एक कंट्रोलर का पद कर दिया। तो कंट्रोलर डायरेक्टर का पद किस अधिनियम के तहत किया गया? ये किया गया था पिट्स इंडिया अधिनियम 1774। आपने अच्छे से उम्मीद करता हूँ पढ़ रखा होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो की गई थी 1773, जो अभी हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका, उसमें क्या कहता है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये किया था चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ठीक है, लॉर्ड मैकालो को नियुक्त किया गया था। तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से किया गया था। तो ठीक है, तो ये तो इस प्रकार से हमारे सम्मिलित हो गए, और सम्मिलित करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आता है ऑलरेडी टिक कर रखा है, ये ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में किससे और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, तो इनमें ऐसा कौन से जो आपका एक्ट थे जिनकी मदद से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये यूपीएससी का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव, एक तो आपका जो पहला था चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम, इससे पड़ी। ठीक है, फिर हुआ जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके द्वारा भी इसकी नींव पड़ी। और प्राच्यवादी व आंग्ल विधि विवाद जो था, इसके द्वारा भी नींव पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? चाय और चीनी, इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाना चाह रही थी, और लगाम लगा रही थी, और लगाम लगाते लगाते जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है, कहीं कहीं चीनी होता है वो शब्द गलत है, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर 1813 के अधिनियम के तहत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1813 चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इसने कंपनी का अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये बिल्कुल ठीक है, ये और से सुदृढ़ हो गया था। बिल्कुल ठीक है।
और अगला ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, तब नियंत्रण में नहीं आया था, ये आया था 1857 का जब महायुद्ध हो गया था, फिर उसके बाद 1858 का जो महारानी का घोषणा पत्र हुआ था, तब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गया था। तो ये ऑप्शन ए, एक और दो ठीक होंगे, तो इनमें पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, आराम से हम इसको कर लिया। यूपीएससी 2019 का प्रश्न आईएएस का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, तो 1833 का जो एक्ट था, 1833 की एक महत्वपूर्ण धारा थी जिसकी धारा का नाम है 87, ठीक है। इसमें कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशाकरण, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इसके तहत आपको कुछ भागीदारी प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। ओके, तो 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब जो आगे जो प्रश्न आ रहे हैं, जो आपका फिर से 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो अब अधिनियम आपके सामने आएंगे, ये ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम है, मतलब 1858 के बाद का अधिनियम, मतलब जब उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के शासन, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत का पूरी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था आ गई थी, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? ठीक है, तो वो कौन सा अधिनियम था? ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक हो जाएगा। इसके तहत आपको बहस करने की तो शक्ति दे दी गई, परंतु मत का अधिकार नहीं था, ठीक हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सॉरी माफ़ कीजिएगा, पीछे पॉज हो गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो ये सब जग जाहिर है, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये हमने आधुनिक भारत के इतिहास में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक है, वो जो पहले था 1773 से, वो था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो थी ये 1 अक्टूबर 1937 को की गई, ठीक है। ओके, लेकिन अधिनियम कौन सा था? ये था भारत शासन अधिनियम 1935। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक होता है अधिनियम और उसके बाद स्थापना। अधिनियम की डेट अलग होती है और स्थापना की डेट अलग हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार के अधीन संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इनमें से जो उत्तर हो जाएगा वो इनमें से कोई भी उत्तर नहीं हो जाएगा, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि 1937 और 1935 कोई भी नहीं यहाँ पे आंसर में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया? ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट रखने का मकसद यही था। हम सभी को पता है भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत किया गया, परंतु इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937, क्योंकि किस वर्ष स्थापित किया गया ये कह रहा है, ना कि आपका अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान से चलिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? ठीक है, दो तरह से शासन था। द्वैध शासन की प्रक्रिया दो थी, एक केंद्र का विभाजन था, एक राज्य का विभाजन था। राज्यों में जो द्वैध शासन था वो आया था अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भारत के राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने पूरा का पूरा राज्यों में हस्तक्षेप कर राज्यों को तो पूरा ग्रैब कर लिया, लेकिन जो केंद्र में द्वैध शासन की मांग की गई वो स्वीकार किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है या विशेषता है? ये भी यूपीएससी प्रश्न 2012 का प्रश्न, ठीक है। देखते हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा, क्यों, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1919 की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था, मैंने बताया ना, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में आया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 में आया, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1909 के अधिनियम से आया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है, तो ये जो है आपका, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो एक ऑप्शन 1 और 3 मेरे को ठीक लग रहे हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर चेक करने के बाद हमारा ठीक है, ऑप्शन सी ही आंसर इसका ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई। ठीक है, तो ये द्विसदनी कब बनाई गई, भारतीय विधान पालिका की बात कर रहा है। ये जब हुआ था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जब प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर पहली बार द्विसदनी कराई गई थी। ठीक है, ओके, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायक लाया था। ठीक है, विधायिका लाया था, तो ये जो आपका पहले आपको बता चुका हूँ 1919 का एक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये केंद्र में द्विसदनी विधायिका की बात कर रहा है, यहाँ द्वैत सदन की बात नहीं हो रही। ठीक है, द्वैत शासन की बात आएगी तो वो 1935 के अधिनियम द्वारा लाई गई थी। ये द्विसदनी की विधायिका की बात कर रहा है, जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 2 चीजें की गई, बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले तो राज्यों में द्वैत शासन लाया गया, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया प्रांतों में। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गया। दूसरा, उन लोगों ने केंद्र सरकार में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना करी। ऊपरी सदन राज्य परिषद, ऊपरी राज्य परिषद कहलाता था। ठीक है, और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, जो कौन से अधिनियम से प्रेरित है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, जो आर्टिकल 123 में निहित है भारत के संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है, ऐसा कौन सा ये केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन हुआ जो 1919 अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है, तो इनमें 2 वर्ष थे, एक था वर्ष 1926 और वर्ष 1945। इन दोनों के जो निर्वाचन हुए थे, ये हुए थे भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए और सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर की भी आपको मिल जाएगी विद पीडीएफ के साथ में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ठीक है, संविधान की निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया, ये किया गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का मतलब यह है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान से सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च कुछ भी नहीं है, ना राजा है, ना सरकार है, ना प्रशासन है, सबसे सर्वोच्च संविधान है। ठीक है, जो आज भी वर्तमान में हम भारत में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया हुआ है। यूपीएससी 2012 का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक हो गया, ओके। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में, जब 1935 का जो लाया गया, और वर्तमान में जो भारत की भी 7वीं अनुसूची है, उसमें भी शक्तियों को विभाजन के सिद्धांत है, और बिल्कुल इसी से ही कॉपी किया गया है। संघीय, राज्य और संवर्ती सूचियों में विषयों का विभाजन किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी, ध्यान करिए, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। अभी आप देख लीजिए वर्तमान में क्या है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, राज्यों के पास या प्रांतों के पास कहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही हमारा जो वर्तमान में जो शक्तियों का विभाजन इसी से कॉपी किया गया है। अगला सी, ऑप्शन सी देख लेते हैं, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेतक था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र को लागू किया, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड, दोनों ऑप्शन आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर भी निकल के आएगा यहाँ से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, जस्ट अभी हम पढ़ के गए हैं। तो अवशेष शक्तियाँ किसके पास रहेंगी, तो इनमें जो आपका जो रहेगा सर्वोच्च पावर किसके पास है, तो ये आ जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, और आज वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अगर आप तुलना करें तो भारत सरकार केंद्र सरकार के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के अंतर्गत सारे कार्य होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को जब राष्ट्रपति का चैप्टर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो 1935 में स्वीकार किया गया, महत्वपूर्ण है, प्रथम स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, देखिए इनमें, देखिए पहला मैं आपको ऑप्शन बी से स्टार्ट करता हूँ। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल ठीक है। एक संघ की योजना का विचार, ये भी ठीक है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित या नॉमिनेट किया जाना, बिल्कुल ठीक है, ये सब सही है। परंतु देश के लिए लिखित संविधान की अवधारणा इसमें निहित नहीं थी। ठीक है, ये भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनका विचार था कि देश के लिखित संविधान होना चाहिए भारत से देश के लिए। तो ये ऑप्शन था, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है देखते हैं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त, रियासत तो स्वतंत्रता के बाद भी समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इसमें से संविधान का लगभग 60 से 65% हिस्सा इसी से लिया गया है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही प्रावधानों के अनुरूप, इसके प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, एक्ट है 1935 का, अलग हुआ 1937 में। ठीक है, जैसे संघीय न्यायालय एक्ट कौन सा था? 1935, स्थापना कब हुई? 1937। तो ठीक है, तो ये था आज के हमारे प्रश्न। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? हम लोग स्टार्ट करें इंडियन पॉलिटी और लगभग हमसे इसमें कम से कम 100 लेक्चरों में इसको समाप्त कर देंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम से पहले। इसी के साथ साथ पैरेलल में हमारा उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का पूरा संपूर्ण कोर्स चल रहा है। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री अब बस समाप्त होने की कगार पर है। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगी, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री या फिर इंडियन ज्योग्राफी, दोनों में से आपसे पूछ के स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा विचार है इकोनॉमिक्स और विज्ञान को भी स्टार्ट करने का, पर्यावरण को भी। तो जैसे ही मैं मान के चल रहा हूँ, 2 महीने का जो आप समय दे दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे, जिससे आपका सारा संपूर्ण रिवीजन हो सके। तो ठीक है, ये सेशन कैसा रहा आपके लिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारा थोड़ा मोटिवेशन होता है अगर आप कमेंट करके आंसर देते हैं, सब बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।